जस्ट क्रैकेट के इस सेशन का नाम है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग व्हाट एंड व्हाई। हम इसमें समझेंगे कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होती क्या है और ये क्यों की जाती है। अब भाई सेशन को देखने से पहले कुछ चीजें अपने पास रख लो। एक तो सेशन मटेरियल का प्रिंट आउट अपने हाथ में रखो, दूसरा पेन पेंसिल और रजिस्टर, ठीक है, ब्लैंक शीट्स वगैरह, साथ ही साथ क्वेरीज लिख लेना, साथ ही साथ नोट्स बना लेना ताकि सेशन को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सारी चीजों के अलावा एक चीज और रखनी है आपको अपने साथ, एंड वो है आपकी अटेंशन। ओके, सो वॉच दिस सेशन विद फुल अटेंशन। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम मिनिस्ट्रीज की लिस्ट देखेंगे। ये देखो मिनिस्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसके अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। आप इनका नाम हिंदी में भी पढ़ सकते हो यहाँ पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और उसके जो दो डिपार्टमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आपने इन मिनिस्ट्रीज के नाम कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो इसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सबके नाम एक जगह पर दिए हुए हैं। इतनी बड़ी लिस्ट है ये देखो, 93 तक। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सभी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। अब ये सारी मिनिस्ट्रीज के नाम मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज ही गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने भी ऑफिसेज हैं वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस ही हैं। बेसिकली सरकारी कोई भी काम होगा वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू ही होगा और उस गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑफिसर होगा ही होगा, किसी ना किसी रैंक का, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बेसिकली नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करते हैं। अब नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होती क्या है ये भी हम देखेंगे और क्यों होती है ये भी हम देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर होती है और उसको करता कौन है, नोटिंग करेगा कौन, ड्राफ्टिंग करेगा कौन, गवर्नमेंट का ही कोई ऑफिशियल या गवर्नमेंट का ही कोई ऑफिसर करेगा। अब हम इन सारी मिनिस्ट्रीज में से कोई एक मिनिस्ट्री ले लेते हैं। सपोज मैंने चूज किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। हम कोई भी मिनिस्ट्री चूज कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कोई सी भी मिनिस्ट्री आप सोचो। अब उस मिनिस्ट्री के अंदर सपोज 100 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 100 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं। जो भी लोग काम करें, बेसिकली 100 गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के ऑफिस के अंदर, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो जो भी काम करती है वो काम उसका अलग अलग डिवीजन करता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर ये 8 डिवीजन है और इससे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का सारा काम होता है। इसका मतलब ये जो 100 लोग हैं ये इन्हीं डिविजन्स में काम करते होंगे, कहीं ना कहीं, कहीं पे कम लोग पोस्टेड होंगे, कहीं पे ज्यादा लोग होंगे, राइट। तो इस तरीके से हर डिवीजन में मैंने कुछ कुछ बंदे रख दिए। तो अब ये सारे लोग मिलके मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का सारा काम कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ये जो डिविजन्स के नाम लिखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, कैश डिवीजन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन या सेक्शन बोल सकते हो इसको, पार्लियामेंट सेक्शन, पॉलिसी सेक्शन, कोऑर्डिनेशन, ये जनरली ये जो सेक्शंस होते हैं ये हर मिनिस्ट्री में होते हैं और हर मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ काम इनसे रिलेटेड होता ही होता है। जैसे कि आप समझो इसमें से कोई सा एक, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन।
एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन क्या करता है, इस पूरी मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये सारे एम्प्लॉयज बना दिए मैंने, ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इन सबका सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम एस्टेब्लिशमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है, जैसे कैश सेक्शन है, तो इस मिनिस्ट्री के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी बनाने का काम कैश सेक्शन करेगा। आगे आते हैं, इस मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं और इस मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर कुछ भी काम होना है या फिर इन एम्प्लॉयज को कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, पेन्स की रिक्वायरमेंट है, टेबल की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की, प्रिंटर की, किसी भी तरीके की ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो उसको कौन देखता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन आया है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट कौन करेगा, पार्लियामेंट सेक्शन। ऐसे ही उसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई पॉलिसी बननी है तो वो पॉलिसी सेक्शन काम करेगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन सेक्शन, ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो बेसिकली आप ये समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन, कैश सेक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, पार्लियामेंट या पॉलिसी सेक्शन जो है ये हर मिनिस्ट्री में होते ही होते हैं, क्योंकि ये जो सारे सेक्शंस हैं ये मिनिस्ट्रीज के ही लोगों के लिए हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा और अच्छे से मिनिस्ट्री के काम को समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, ठीक है, अभी मैंने दिखाया ना पीछे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो है वो हर हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगा ही मिलेगा आपको, हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मिलेगा ये डिवीजन। डीईए मींस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन या कोऑर्डिनेशन डिवीजन है उसके अंदर क्या क्या काम होता है ये उसकी लिस्ट है। जैसे कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट मैटर इंक्लूडिंग मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल एंड टर्मिनल बेनिफिट्स in respect of all gazetted officers and CSSS cadre staff, but excluding this. Sanction of all type of loan and advances. Implementation of these reports. Cases pertaining to the issue of CGHS card. देखो किसी को, इसको मैं आपको ना थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। सपोज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये जो एम्प्लॉय है ये काम करता है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन के अंदर काम करता है, ये एम्प्लॉय किसी दूसरे डिवीजन में काम करता है। ओके, तो अब क्योंकि ये काम करते हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर तो कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा ना पर्सनल बेनिफिट्स, तो मिनिस्ट्री में काम करने के या फिर गवर्नमेंट जॉब के पर्सनल बेनिफिट्स भी कुछ होते हैं। तो सपोज ये हाउस बिल्डिंग एडवांस लेना चाह रहे हैं, ये जो एम्प्लॉय है जो किसी दूसरे डिवीजन में काम करता है, इसने अभी एक मकान लिया है, तो गवर्नमेंट के अंदर ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई हाउस खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो अब इसको हाउस बिल्डिंग एडवांस चाहिए तो ये कहीं एप्लीकेशन देगा ना, तो ये एप्लीकेशन कहाँ देगा, ये एप्लीकेशन देगा इनको। क्यों, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन का क्या काम है, सैंक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। तो इसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हुए एम्प्लॉयज जो भी हैं, अगर उनमें से किसी एम्प्लॉय को लोन की जरूरत पड़ती है या एडवांस की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी एप्लीकेशन किसको देंगे, वो एप्लीकेशन देंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में काम करने वाले एम्प्लॉय को, ठीक है। आगे देखो, केसेस पर्टेनिंग टू सीजीएचएस कार्ड। सपोज कोई दूसरा एम्प्लॉय है वो किसी दूसरे डिवीजन में काम करता है लेकिन डिपार्टमेंट यही है, इसी डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर किसी दूसरे डिवीजन में काम करता है, इसको अपना सीजीएचएस कार्ड बनवाना है। तो सीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए भी जो फॉर्म भर के ये देंगे तो ये इनको देंगे, फिर उसको ये वेरीफाई करेंगे, ये जो भी करेंगे फिर उसके ऊपर उसको वेरीफाई करना है, उसको आगे भिजवाना है, तो वो सब काम एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन का है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में इस तरीके से काम होता है बेसिकली। और देख सकते हो आप और क्या क्या काम हो सकता है इसके अंदर। ऑल केसेस रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू द ऑफिशियल्स ऑफ डीईए, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर उसमें से किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके दिखाया है तो उनको ऑनरेरियम भी मिल सकता है। तो वो ऑनरेरियम की पेमेंट का काम कौन से डिवीजन के पास है, कौन से सेक्शन के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन के पास है, और उसके अंदर एक सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन नॉन गजेटेड सेक्शन। इस सेक्शन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होंगे इनके पास इनकी एप्लीकेशन आएगी फॉर द ग्रांट ऑफ ऑनरेरियम। जिनको भी ऑनरेरियम मिलना है उसको ये लोग डील करेंगे,
जो कि इस सेक्शन में पोस्टेड है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा पूरी की जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर डिवीजन के अंदर जितने भी काम होते हैं ये सारे काम इसके अंदर लिखे हुए हैं। आप जरूर इस लिस्ट से गो थ्रू कर सकते हो। आप सीधा गूगल पर डाल सकते हो वर्क एलोकेशन ऑफ एनी मिनिस्ट्री, कोई सी भी मिनिस्ट्री का नाम लिख के आप उसके आगे वर्क एलोकेशन डाल सकते हो। तो आपको उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर वर्क एलोकेशन मिल जाएगा कि भाई उस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिवीजन क्या क्या काम करता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि कोई डिवीजन क्या क्या काम करता है, वो काम होता कैसे है और वो काम करता कौन है। वो काम होता कैसे है, हाउ, और वो काम करता कौन है, हु। तो अभी मैंने बताया कि उस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में या फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन के अंदर जो लोग पोस्टेड होंगे, वहां पर जो लोग बैठे होंगे, वही लोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन या फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का काम। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इनकी हायरार्की क्या होती है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एक हायरार्की बनी होती है। हायरार्की मतलब कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका सीनियर कोई होगा, उसका सीनियर कोई होगा, उसका सीनियर कोई होगा, इस तरीके से सीनियर मोस्ट पर पहुंच जाओगे आप, मिनिस्टर तक पहुंच जाओगे, सीनियर मोस्ट तक, सेक्रेटरी तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दिस इज अ हायरार्की जो कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर यूज होती है। इसमें मैंने सारी हायरार्कीज नहीं लिखी है। जैसे कि सेक्रेटेरिएट में जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके अंदर ये हायरार्की यूज होती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर उससे सीनियर होता है सेक्शन ऑफिसर, उनसे सीनियर होते हैं अंडर सेक्रेटरी, उनसे सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी, इनसे भी सीनियर होते हैं फिर डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी। इस तरीके से इसी तरीके से किसी अटैच्ड ऑफिस में या फिर किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, सबऑर्डिनेट ऑफिस में या फिर किसी और ऑफिस के अंदर अलग तरह की हायरार्की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है वहां पे उस पर्सन का नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उस पर्सन की पोस्ट का नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी हो, खाली असिस्टेंट भी हो सकता है। उसके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे सीनियर डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं, उनसे ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके ग्रेड पे के हिसाब से इनकी हायरार्की होती है। ऐसे ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे तहसीलदार होता है, उससे सीनियर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसे ही क्लरिकल सर्विसेज के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ का अगर प्रमोशन होता है तो वो एलडीसी बन जाता है, एलडीसी का प्रमोशन होकर वो यूडीसी बन जाता है, उसका प्रमोशन होकर वो असिस्टेंट बन जाता है, या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो बेसिकली हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हायरार्की होती है। हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कुछ ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, तो कुछ लोग उसमें से जूनियर होंगे, कुछ लोग उसमें से सीनियर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जूनियर से सीनियर, और कोई ऑफिसर है उसका जूनियर भी कोई होगा और उसका सीनियर भी कोई होगा। तो ये हायरार्की मैं क्यों बता रही हूँ, ये हायरार्की मैं इसलिए बता रही हूँ कि फाइल फाइल जो चलती है वो इसी रास्ते से चलती है। वो जूनियर ने अगर फाइल बनाई है तो फिर वो फाइल किसको भेजेगा, अपने सीनियर को। वो फाइल किसको भेजेगा, अपने सीनियर को। वो किसको, अपने सीनियर को। उसमें से कोई एक उसको अप्रूव करेगा, जो भी उस फाइल की अप्रूविंग अथॉरिटी होगी। अब हम आ जाते हैं अपनी फाइल पर। दिस इज अ फाइल। मैंने उसमें से कोई एक हायरार्की उठा ली। सपोज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में काम कर रहे हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के, कोई सी भी मिनिस्ट्री मान लो आप। अभी पीछे हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को भी हमने इमेजिन किया था कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एज्यूम कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री के एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर कोई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसके पास ये फाइल है। ठीक है, अब हम फाइल तक पहुंच गए हैं। अब ये फाइल, इस फाइल पर अब काम कैसे होता है। इस फाइल के अंदर पेजेस होंगे डेफिनेटली। इस फाइल में जो पेजेस होंगे उनका नाम या तो रिसीट होगा या नोट होगा या फिर ड्राफ्ट होगा। इस फाइल के अंदर जो पन्ने लगे होंगे, जो भी पेजेस लगे होंगे, या तो उसको आप रिसीट बोलोगे, या उसको आप नोट बोलोगे, या उसको आप ड्राफ्ट बोलोगे। अब किसको क्या बोलते हैं ये अब मैं बताऊंगी। अब भाई नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिसीट ये होती क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जाम्पल से। श्री एबीसी
सपोज ये है मिस्टर एबीसी, ये कौन है? ये लोअर डिवीजन क्लर्क है, तो ये है एलडीसी। वर्किंग इन पॉलिसी सेक्शन, ये जिस सेक्शन में काम करते हैं वो सेक्शन है पॉलिसी सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सपोज ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, करंटली पोस्टेड इन दिल्ली। ये डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है ये दिल्ली में काम करते हैं, करंटली पोस्टेड इन दिल्ली। लेकिन he has submitted an application requesting for transfer to मुंबई ड्यू टू फैमिली रीजंस। इनकी फैमिली सपोज मुंबई में रहती है, ये इनकी फैमिली है जो मुंबई में रहती है। इस फैमिली रीजन की वजह से इन्होंने एक एप्लीकेशन, ये इनकी एप्लीकेशन है, इनकी एप्लीकेशन इन्होंने सबमिट की है फॉर ट्रांसफर टू मुंबई। द रिक्वेस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। कौन सी रिक्वेस्ट? ये जो एप्लीकेशन है इसी को यहाँ पे रिक्वेस्ट बोला है कि इनकी जो एप्लीकेशन है, इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के पास। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ही देखता है ट्रांसफर वगैरह। किसी इंप्लॉय का ट्रांसफर करना है, उसी मिनिस्ट्री के किसी भी इंप्लॉय का ट्रांसफर करना है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन देखेगा। तो इनकी रिक्वेस्ट को भी फॉरवर्ड कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर। ये इसी डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर इनका ये पेपर आया, दिस इज द पेपर, दिस इज द एप्लीकेशन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर आई है। अब यहां पर वेयर द असिस्टेंट नीड्स टू प्रोसेस द फाइल, इस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर जो असिस्टेंट बैठा है उसको कहा गया है कि भाई आप फाइल को प्रोसेस करिए, एक नोट बनाइए, एक ड्राफ्ट बनाइए और एचओडी का अप्रूवल लीजिए। किस बात के लिए? इस रिक्वेस्ट के ऊपर कि इन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है यहाँ पर, तो इस असिस्टेंट के पास ये पेपर आ गया है और इस असिस्टेंट को कहा गया है कि भाई इस पेपर पर बेस्ड आप एक नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाइए जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको कि अप्रूव करें। ओके, आगे बढ़ते हैं अब कहानी में। अब देखो कहानी में हमारे पास कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। उस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर जो असिस्टेंट बैठा है, इसका खुद का नाम सपोज XYZ है, ये XYZ बैठा है असिस्टेंट। इसको हम डीलिंग हैंड भी कह सकते हैं, असिस्टेंट भी कह सकते हैं, इसको डीलिंग हैंड भी कह सकते हैं। क्योंकि मैटर को ये डील कर रहा है। कौन से मैटर को? इस डीलिंग हैंड के पास क्या आया है? इस डीलिंग हैंड के पास एक पेपर आया है और वो पेपर है एक एप्लीकेशन। ये पेपर है एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन एक ABC नाम के LDC ने दी है कि भाई मेरा ट्रांसफर कर दो दिल्ली से मुंबई। तो ये एप्लीकेशन इसके पास आई है, असिस्टेंट जो है इस एप्लीकेशन से डील करेगा, इसलिए इसको डीलिंग हैंड भी कहते हैं। और इस एप्लीकेशन को वो एक फाइल के अंदर लगाएगा। ये एप्लीकेशन गई इस फाइल के अंदर। तो मैंने बताया था ना, फाइल के अंदर जो पेजेस होते हैं उनका या तो नाम होगा रिसीट, या होगा नोट, या होगा ड्राफ्ट। तो अब ये जो पेपर फाइल के अंदर गया है ये क्या है इन तीनों में से? ये इन तीनों में से है रिसीट। रिसीट का मतलब जो चीज रिसीव हुई है। तो इस डीलिंग हैंड को, इस असिस्टेंट को ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना, तो इसलिए ये है रिसीट और ये रिसीट गई इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो आपको रिसीट समझ में आया। अब इस असिस्टेंट को बोला गया कि भाई आप एक नोटिंग बनाओ और आप एक ड्राफ्टिंग बनाओ फॉर द अप्रूवल ऑफ HOD। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बनाने के लिए ये असिस्टेंट क्या करेगा? सबसे पहले ये सबसे पहले बहुत ध्यान से इनकी एप्लीकेशन को पढ़ेगा।
कि इस एप्लीकेशन के अंदर लिखा क्या है। तो एक बार हम भी पढ़ लेते हैं भाई इस एप्लीकेशन में लिखा क्या है। ये एप्लीकेशन, देखो एबीसी के साइन भी मार देते हैं हम। ये एप्लीकेशन लिखी है श्री एबीसी ने, ये है एबीसी, और ये एप्लीकेशन पढ़ कौन रहा है, ये एप्लीकेशन पढ़ रहा है एक्स वाई जेड, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर बैठा हुआ डीलिंग हैंड या असिस्टेंट। इस एप्लीकेशन में अब क्या लिखा है देखो, आई हम्बली सबमिट दैट आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज एलडीसी इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आई विश टू सीक अ ट्रांसफर टू मुंबई ऑफिस ऑन पर्सनल ग्राउंड। Due to family reason, it has become difficult for me to continue my service in New Delhi. My family is based in Mumbai. I am required to stay with them to take care of my dependents. Basically, ये दिल्ली में जॉब जो कर रहा है, इनकी जो फैमिली है वो मुंबई में है और वहां इनके डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, वहां इनके डिपेंडेंट्स हैं। तो उन डिपेंडेंट्स की टेक केयर करने के लिए श्री एबीसी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे को मुंबई के ऑफिस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर ये क्या लिख रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट माई ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। वो खुद ही लिख रहे हैं कि भाई वहां पर अगर वैकेंसी है तो आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी एप्लीकेबल रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दो। आई एश्योर यू आई कंप्लाई विद ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज रिक्वायर्ड। जो भी फॉर्मेलिटी है, कोई भी पेपर सबमिट करना है तो वो सब मैं सबमिट कर दूंगा, ये कह रहे हैं वो। और फिर वो ये कह रहे हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट योर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ माई ट्रांसफर टू मुंबई। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। एक बेसिक सी एप्लीकेशन है, एक बेसिक सी ट्रांसफर एप्लीकेशन है जो कि इस असिस्टेंट ने पढ़ी। अब इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या काम की बात है कि ये मुंबई में ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई इनके डिपेंडेंट्स जो है वो मुंबई में रहते हैं, इनकी जो फैमिली है वो मुंबई में रहती है, ठीक है। तो दो बातें तो इसने ये ध्यान में रखी। अब नेक्स्ट ये असिस्टेंट जो है वो ये देखेगा कि भाई इनका ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो असिस्टेंट क्या देखेगा, वो देखेगा कि भाई ट्रांसफर करने के रूल्स क्या क्या हैं, हम किन किन कंडीशन में किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सपोज जो ट्रांसफर करने के रूल्स हैं उसमें से सबसे पहली कंडीशन है कि जहां ट्रांसफर चाहिए वहां पे वैकेंसी होनी चाहिए, ये तो बेसिक सी बात है। दूसरा रूल है कि जिसको ट्रांसफर करना है उसको 5 इयर्स की सर्विस हो जानी चाहिए किसी एक स्टेशन पर। तो इन्होंने दिल्ली में सपोज 5 इयर्स की सर्विस कर ली थी, श्री एबीसी ने सपोज कि इन्होंने 5 ईयर सर्विस कर ली थी और ये 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, ये भी एक रूल है ट्रांसफर से रिलेटेड, ठीक है। और तीसरा रूल है कि जिस पर्सन का ट्रांसफर हो रहा है उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस नहीं चलना चाहिए। आपने डिसिप्लिनरी केस के बारे में पढ़ा होगा सीसीए रूल के अंदर कि डिसिप्लिनरी केस के अंदर क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी किस तरह से लगती है, डिसिप्लिनरी केस किस केसेस में लगता है, डिसिप्लिनरी केस कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, ये सब 1965 सीसीए रूल 1965 के अंदर है। एंड आई होप आपने वो सब चीजें पढ़ी होंगी। नहीं भी पढ़ी तो भी आप सोचो कि सपोज इनके ऊपर कोई कंप्लेंट हो रखी है और इनके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का केस चल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर के रूल्स क्या कहते हैं कि भाई वहां पर वैकेंसी होनी चाहिए, जिस पर्सन का ट्रांसफर करना है उसकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी केस नहीं चलना चाहिए। तो इस असिस्टेंट ने, इस डीलिंग हैंड ने क्या किया, सबसे पहले पहला स्टेप क्या था इनका, इनका पहला स्टेप था कि इन्होंने एप्लीकेशन को थॉरली पढ़ा। दूसरा स्टेप था इन्होंने रूल्स देखे कि अच्छा भाई ये रूल लगते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब भाई जो डीलिंग हैंड है या फिर असिस्टेंट जो था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना असिस्टेंट, क्वेश्चन भी दिखा देते हैं पहले आपको। ये था ना क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो भाई ये डीलिंग हैंड क्या करेगा, ये डीलिंग हैंड खोलेगा एक फाइल, ये हमारी फाइल, इस फाइल का कोई सब्जेक्ट होगा, इस फाइल के अंदर जो भी मैटर चलता है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो फाइल ट्रांसफर रिलेटेड, ठीक है ना, ट्रांसफर रिलेटेड हो गया। और ये जो
एप्लीकेशन है ये लग जाएगी इस फाइल के अंदर। इस पेपर का क्या नाम हुआ? इस पेपर का नाम मैंने बताया रिसीट, क्योंकि रिसीव हुई है ना ये, तो जो चीज रिसीव होती है वो रिसीट। तो ये पेपर डीलिंग हैंड को रिसीव हुआ है तो उसके लिए रिसीट बन गई, और ये रिसीट चली गई इस फाइल के अंदर। फाइल का जो नाम होता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो फाइल जो है वो किस सेक्शन की फाइल है, उस सेक्शन से रिलेटेड उस फाइल का नाम होगा। सपोज ये फाइल है, इस फाइल का कुछ कुछ यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, और उस फाइल के डैश लगा के एडमिन, क्योंकि ये एडमिन की फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल नंबर हो गया। फाइल नंबर कुछ भी लिख सकते हो आप, ऑब्लिक करके भी लिख सकते हो। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं 8/3/2025 की थर्ड फाइल है ये, 8 हेड के अंदर, और डैश लगा के सेक्शन का नाम। इस तरीके से फाइल नंबर हो सकता है। ठीक है, फाइल नंबर के भी अलग अलग मेथड्स हैं। फाइल नंबर किस तरीके से दिया जाता है, ये आपको मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, अगर आपने पढ़ी हो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, जिस क्रैकेट चैनल पर भी मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसके अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई फाइल नंबर को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, कौन कौन से फाइल नंबर को स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। ओके, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, अभी हम यहीं पर रहते हैं अपनी कहानी पर। तो कहानी कहाँ तक बढ़ी थी हमारी, कि इस डीलिंग हैंड ने, डीलिंग हैंड का नाम क्या है, XYZ, इस डीलिंग हैंड ने एक फाइल खोली ट्रांसफर रिलेटेड, और उसके अंदर ये रिसीट लगा दी। ठीक है, अब उनका काम आता है, अब इस डीलिंग हैंड का काम आता है कि वो बनाए एक नोट। नोट के ऊपर नोट नहीं लिखते, ये नोट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बट वो जो नोट बनाएगा उसके ऊपर नोट नहीं लिखेगा। ठीक है, नोट क्या होता है सबसे पहले अब ये समझो, व्हाट इज अ नोट। नोट बेसिकली एक स्टोरी हो गई कि व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट कैन बी डन। इसका क्या मतलब है अब, इन सबका ये मतलब है कि नोट के अंदर ये जो डीलिंग हैंड है वो ये कहानी लिखेगा पूरी। क्या कहानी, कि क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई, एक रिसीट आई है। ठीक है, कि एक रिसीट आई है उसके पास, उसके रिसीट के अंदर लिखा क्या है, व्हाट इज रिटन इन दैट रिसीट। तो क्या आई है उसके पास, उसके पास आई है एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर लिखा क्या है वो ये बताएगा, तो दिस हैज हैपेंड। फिर वो बताएगा व्हाट हैज टू बी डन। व्हाट हैज टू बी डन, एप्लीकेशन के अंदर उनकी रिक्वेस्ट क्या है, उनकी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे को ट्रांसफर कर दो, तो व्हाट हैज टू बी डन, उनको ट्रांसफर चाहते हैं वो, दिल्ली टू मुंबई। व्हाट कैन बी डन, डीलिंग हैंड ने क्या देखा उसके बाद, डीलिंग हैंड ने देखा भाई रूल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कि वैकेंसी है या नहीं है, इनके ऊपर कोई विजिलेंस केस चल तो नहीं रहा, और इनको 5 साल हुए या नहीं हुए। तो अगर ये सब हो गया, ठीक है, विजिलेंस केस भी नहीं है, वैकेंसी भी है, और 5 साल भी हो गए उनको मिनिस्ट्री के अंदर, तो क्या किया जा सकता है, तो भाई ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ट्रांसफर कैन बी डन। ठीक है, ही कैन बी ट्रांसफर्ड। ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये नोट में लिखी जाती है, जो कि डीलिंग हैंड की साइड से है। डीलिंग हैंड जो भी फैक्ट्स होंगे उस रिसीट से रिलेटेड वो सारे नोट में लिखता है। क्यों लिखता है, क्योंकि डीलिंग हैंड उस नोट को फिर आगे सीनियर को बताएगा। अब ये रिसीट, सीनियर रिसीट के ऊपर तो नहीं एक्शन लेंगे ना। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो किस पर होते हैं, डिसीजन होते हैं फाइल पर। तो फाइल पर जो भी लिखा जाता है उसी के बेस पर डिसीजन होते हैं। तो अब इन श्री एबीसी की फाइल पर क्या लिखा होगा हम ये देखेंगे। ठीक है, श्री एबीसी की फाइल पर क्या लिखा होगा, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिखेगा, फिर वो फाइल सेक्शन ऑफिसर को भेज देगा, और सेक्शन ऑफिसर जो है वो उसकी रिसीट भी देख सकते हैं, वो उसने जो लिखा है वो भी देख सकते हैं। फिर और फाइल ऊपर जाती है, और फाइल ऊपर जाती है, जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी वो उस फाइल को अप्रूव करेंगी या ना अप्रूव करे जाए। ठीक है, तो फाइल इस तरीके से मूव करती है। तो फाइल के साथ साथ क्या मूव कर रहा है, फाइल के अंदर एक तो रिसीट मूव कर रही है, और फाइल के अंदर नोट मूव कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली नोटिंग। नोटिंग बेसिकली क्या हुई, कि भाई क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड वो लिखो, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है और क्या करना है, ये सब लिखना होता है नोट के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके नोट में ये स्टेप वाइज चीजें आप कैसे लिखोगे।
तो अब स्टेप वाइज चलते हैं। डीलिंग हैंड ने सबसे पहले एक फाइल ली, फाइल पे फाइल नंबर या तो लिखा होगा या फिर अगर उसने नई फाइल खोली है तो उसके ऊपर वो फाइल नंबर ऊपर लिख देगा। पीछे हमने क्या फाइल नंबर यूज किया है, 8/3/2025। और क्योंकि वो डीलिंग हैंड जो वो एडमिन में पोस्टेड है तो एडमिन की फाइल हुई है, तो ये हो गया एडमिन। ठीक है, फिर डीलिंग हैंड उसका सब्जेक्ट लिखेगा यहाँ पे, ट्रांसफर पोस्टिंग रिलेटेड। कुछ भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जिससे भी रिलेटेड आपका फाइल के अंदर काम होगा उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर डीलिंग हैंड ने फाइल खोली, एक टैग निकाला, दिस इज टैग। टैग क्या होता है ये देखो, इस तरीके से पेज में ऐसे टैग कर देते हैं, दिस इज अ टैग। फिर उसने वो रिसीट ली जो एप्लीकेशन थी, श्री एबीसी की जो एप्लीकेशन थी, इसको हम रिसीट बोलेंगे। ये उसने रिसीट ली और ये रिसीट उसने फाइल में लगा दी टैग से। तो यहाँ पर उन्होंने इसको पंच करके इसमें टैग लगा दिया, तो ये फाइल के अंदर एक पेपर लग गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब एएसओ ने फाइल के अंदर वो पेपर तो लगा दिया, अब एएसओ का काम है नोट बनाने का। एएसओ उस फाइल के अंदर अब एक नोट बनाएगा, यानी कि नोटिंग करेगा। नोटिंग जो है वो ग्रीन नोटशीट पे की जाती है। ये नोटशीट का बंडल है। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जब फिजिकल फाइल मूव होती है तो उसके अंदर नोटशीट जो है वो ग्रीन कलर की होती है और उसके ऊपर ही नोटिंग की जाती है। ठीक है, डीलिंग हैंड ने क्या किया, ये नोटशीट का बंडल लिया और इस नोटशीट के बंडल में से एक नोटशीट फाड़ी और उसके ऊपर वो बनाएगा एक नोट। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि अब आजकल ई फाइल भी आ चुकी है, यानी कि नोटशीट ग्रीन नोटशीट पर नोटिंग करके उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब ई फाइल जो है वो सिस्टम के थ्रू ही फाइल जो है वो चलती है, सिस्टम में ही फाइल खुल जाती है। ई फाइल सिस्टम में ही फाइल खुल गई, इसी के अंदर टाइप करके नोटिंग हो गई और उसके बाद यहीं पर सेंड का बटन दबाया तो वो फाइल पहुंच गई सीनियर के सिस्टम में। इस तरीके से ई फाइल वर्क करता है। लेकिन सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर अभी ई फाइलिंग नहीं वर्क करती है, या फिर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी ई फाइल नहीं वर्क करती है, तो कहीं पर फिजिकल फाइल्स भी हैं। तो फिजिकल फाइल के अंदर इस तरीके से नोटिंग होती है ग्रीन नोटशीट पर, और ग्रीन नोटशीट पर कंप्यूटर में टाइप करके उसको प्रिंट किया जाता है और उसको फाइल में लगाया जाता है। ठीक है, तो एनीवे हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी, उस एएसओ ने क्या किया, ग्रीन नोटशीट का एक बंडल निकाल के उसमें से एक नोटशीट फाड़ी और उसके ऊपर उसने टाइप करके प्रिंट निकाल दिया। देखो किस चीज का, ये है नोटिंग बेसिकली। ये नोटिंग उसने की है। नोटिंग में देखो सबसे ऊपर फाइल नंबर, फिर उसने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस डिपार्टमेंट का नोट था वो, किस डिपार्टमेंट के अंदर वो पोस्टेड है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फिर रेफरेंस पीयूसी। नोटिंग की जो पूरी की पूरी फॉर्मेट है वो भी आगे आप सीखोगे, अभी सिर्फ ये समझो कि नोटिंग होती क्या है। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि नोटिंग के अंदर एएसओ जो है, जो ये एएसओ है XYZ, ये नाम रखा था ना हमने इसका XYZ, ये अपनी तरफ से पूरी बात बताएगा नोटिंग में कि भाई जो रिसीट आई थी, XYZ की एप्लीकेशन आई थी, उसके अंदर क्या क्या लिखा था। ये बातें तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। लैंग्वेज देखो, श्री एबीसी LDC presently posted in policy section of this department has submitted a request dated 15/2/2025 for transfer from Delhi to Mumbai on personal grounds। ठीक है, कि श्री एबीसी ने, मैंने क्या बताया था अभी पीछे कि सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर लिखोगे कि क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड। तो देखो इसके भी पहले पैराग्राफ के अंदर सिर्फ उसने यही लिखा कि क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड। तो व्हाट हैज हैपेंड कि श्री एबीसी ने एक रिक्वेस्ट सबमिट की है, उस रिक्वेस्ट की डेट ये है और रिक्वेस्ट क्यों सबमिट करी है, दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए ऑन पर्सनल ग्राउंड्स। उनकी एप्लीकेशन की कॉपी, अ कॉपी ऑफ हिज एप्लीकेशन इज प्लेस्ड एट फ्लैग ए। अब ये फ्लैग क्या होता है, ये फाइल थी, इसके अंदर एप्लीकेशन लगाई थी, यहाँ पर टैग कर दिया था इसको। वो कह रहे हैं कि उसकी कॉपी, जो एप्लीकेशन की कॉपी है वो फाइल के अंदर रखी है, फ्लैग ए पर रखी है। फ्लैग आर बेसिकली दीज कलर्ड स्टिकर्स, स्टिकर्स कह लो या फिर स्टिकी नोट्स कह लो, इसमें से कोई से भी कलर का उन्होंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको, यहाँ से गम से चिपके होते हैं ना ये,
तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इस पे लिख दिया ए। तो दैट मीन्स इस ए पर उनके एप्लीकेशन की कॉपी लगी हुई है और श्री एबीसी ने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया है, श्री एबीसी हैज मेंशन्ड दैट हिज फैमिली हिज बेस्ड आ गया, ओके, हिज फैमिली बेस्ड इन मुंबई is based in Mumbai. His family is based in Mumbai and he is required to stay with them to take care of his dependents. ये लिखा था उसने अपनी एप्लीकेशन में, तो इसकी एप्लीकेशन का समराइज करके पहले पैराग्राफ में लिख दिया कि व्हाट हैज हैपेंड। बात जो है वो किस बारे में हो रही है, बात श्री एबीसी के ट्रांसफर के बारे में हो रही है। ठीक है, फिर दूसरे पैराग्राफ में बता दिया कि भाई रूल क्या, गाइडलाइन क्या है, किसी की भी ट्रांसफर की एप्लीकेशन हम कब कंसीडर करेंगे, अगर वहां पे वैकेंसी होगी, एम्प्लॉय ने 5 साल पूरे कर लिए होंगे और उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस नहीं होगा। फिर उसके बाद नोटिंग में आ गया कि क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, हमारे इस एम्प्लॉय की, श्री एबीसी की 5 साल की सर्विस हुई है पूरी या नहीं हुई है, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब लिखेंगे। बेसिकली एक कहानी की तरह हो गया ना, जैसे मैंने पीछे बताया अभी कि 2 वैकेंसी है वहां पर, कोई डिसिप्लिनरी केस नहीं है और इनके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो इसका मतलब 10 श्री एबीसी फुलफिल्स ऑल द कंडीशन फॉर ट्रांसफर इन द व्यू ऑफ अबव। अब ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं ट्रांसफर के लिए, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, लास्ट में आएगा कंक्लूजन। ऊपर की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए श्री एबीसी की रिक्वेस्ट को कंसीडर कर लिया जाए। श्री एबीसी रिक्वेस्ट ऑफ श्री एबीसी में बी कंसीडर्ड फेवरेबली सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब देखो लास्ट लाइन, इफ अग्रीड अ ड्राफ्ट ऑर्डर फॉर ट्रांसफर इज प्लेस्ड बिलो। आप समझ रहे हो नोटिंग क्या होती है? नोटिंग हो गई पूरी कहानी जो डीलिंग हेड ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी कि भाई एप्लीकेशन में क्या लिखा था, उसके अंदर रूल क्या लगता है, उस रूल के अकॉर्डिंग उसका केस क्या बनता है, तो क्या केस पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो उसने पॉजिटिव लिख दिया कि यस उनकी एप्लीकेशन को फेवरेबली कंसीडर कर लिया जाए, तो उन्होंने पॉजिटिव लिख दिया। अब अगर उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर लिया गया, यानी कि श्री XYZ की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, तो इसका मतलब इनका ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से कहां पे? दिल्ली से मुंबई में ट्रांसफर हो जाएगा इनका। तो आप इनको बताओगे कैसे? अब वो डीलिंग हैंड या फिर वो जो डिपार्टमेंट है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये डिपार्टमेंट श्री XYZ नहीं, सॉरी, श्री एबीसी, ये डिपार्टमेंट श्री एबीसी को कैसे बताएगा कि भाई आपका जो है ट्रांसफर हो गया है? वो कैसे बताएंगे उसको? वो एक ऑर्डर से बताएंगे, एक ट्रांसफर ऑर्डर से बताएंगे। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, वो उनको कुछ बताना चाहता है, डिपार्टमेंट उनको अभी ये बताना चाहता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है एंड आपका ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई में किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको एक ऑर्डर मिलेगा, दिस ऑर्डर विल बी नोन एज ड्राफ्ट। इस ऑर्डर को ड्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते हैं वो हो गया एक तरीके से ड्राफ्ट। डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हम इसी केस की बात करते हैं। नोटिंग हो गई एक तरीके से स्टोरी ऑफ द केस, और उसके कंक्लूजन में अगर ये है कि हमें किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है, किसी को कुछ बात कहनी है, अब तो डिपार्टमेंट को अपने एम्प्लॉय को कुछ बात कहनी है, तो वो उसके लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। अब उसको एक लेटर भेजेंगे, उसको एक ऑर्डर भेजेंगे, दैट ऑर्डर इज अ फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। ओके, तो देखो ऑर्डर कैसे भेजेंगे। ये तो हमारी नोटिंग हो गई, और ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई। ड्राफ्टिंग में उन्होंने भेजा ऑफिस ऑर्डर इन परसुएंस ऑफ द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय श्री एबीसी लोअर डिवीजन क्लर्क ने जो रिक्वेस्ट सबमिट की थी, एंड इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंट ट्रांसफर पॉलिसी, डिपार्टमेंट की ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने उसका ट्रांसफर को अप्रूव कर दिया है फ्रॉम दिल्ली ऑफिस टू मुंबई ऑफिस विद इमीडिएट इफेक्ट, बिल्कुल अभी से।
Shri ABC is directed to report for duty at Mumbai office on or before 1/3/2025. उन्होंने एप्लीकेशन दी थी 15/2 को। अच्छा, नोटिंग के ऊपर ना जो एएसओ ने नोटिंग पुटअप करी है, तो वो एएसओ जो है वो साइन भी करते हैं। श्री XYZ जो था वो था एएसओ का नाम, तो XYZ करके वो यहाँ पे साइन कर देगा, यहाँ पे डेट डाल देगा। सपोज 15/2 की एप्लीकेशन है, उसने 2 दिन पढ़ने में लगा दिए, सपोज 17/2 को उसने साइन कर दिए यहाँ पे, और फिर वो अपने अगले जस्ट वेट, इस तरह से अपने अगले ऑफिसर को वो मार्क कर देंगे। खैर ये सारी चीजें तो आगे की क्लासेस के अंदर आई जाएंगी कि किस तरीके से साइन किया जाता है, किस तरीके से मार्क किया जाता है और नोटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। अभी बेसिकली मोटिव सिर्फ इतना बताना है कि आपको पता चले कि नोटिंग होती क्या है और ड्राफ्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो नोटिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। ड्राफ्टिंग इज लाइक व्हेन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो फाइलों पे काम होता है, वो फाइलों पे जो लिखा जाता है, उसके पार्ट्स हैं नोटिंग और ड्राफ्टिंग। नोटिंग इज जब ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को बता रहा है कि भाई इस फाइल पे चल क्या रहा है, एंड ड्राफ्टिंग इज उस फाइल की कंक्लूजन होने के बाद अगर हमें किसी को फॉर्मली वो चीज कम्युनिकेट करनी है। ड्राफ्टिंग इज फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो बेसिकली जो आप लेटर लिखते हो, सपोज आपने स्कूल के अंदर लिखा होगा ना लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर लिखा होगा कभी, या फिर लेटर टू अ फ्रेंड लिखा होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते हो आप। इस तरीके के लेटर्स आपने जरूर अपने स्कूल टाइम के अंदर लिखे होंगे। तो बेसिकली दीज लेटर्स, दीज कम्युनिकेशंस आर बेसिकली ड्राफ्टिंग्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जैसे सपोज लोग मेल भेजते हैं आपस में, ईमेल से लोग बात करते हैं ना, तो दैट इज बेसिकली ड्राफ्टिंग। बट व्हेन ऑफिशियल फॉर्म ऑफ ड्राफ्टिंग है, ऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम जो ऑफिस के अंदर होती है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है। ठीक है, तो दिस इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग ऑफिस ऑर्डर से भी हो सकती है, और भी मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो ड्राफ्टिंग है, इसके अंदर ऑफिस ऑर्डर के थ्रू हमने बात कम्युनिकेट की है, ऑफिस ऑर्डर। इसके अलावा लेटर से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी केसेस में हम ऑर्डर से कम्युनिकेट करते हैं, किसी केसेस में रेजोल्यूशन, ऑफिस मेमोरेंडम, नोटिफिकेशन, डेमी ऑफिशियल लेटर, ये मेन है। इसके अलावा और भी होते हैं, वैसे प्रेस कम्युनिक भी होता है, प्रेस कम्युनिक या प्रेस नोट भी होता है। ये जो ड्राफ्टिंग की फॉर्म्स है कि लेटर कब लिखना है, ऑर्डर कब लिखना है, ऑफिस ऑर्डर कब लिखना है, इन सब के कुछ स्पेसिफाइड सिचुएशंस हैं कि इस सिचुएशन में ये लिखा जाएगा। अगर मिनिस्ट्री को अपने एम्प्लॉयज को कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो ऑफिस ऑर्डर के थ्रू कम्युनिकेट करेगी। लेटर के लिए अगर मिनिस्ट्री को किसी बाहर वाले किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है, मिनिस्ट्री के बाहर कोई पर्सन है एंड ही इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उसको कम्युनिकेट करना है, देन वो लेटर से कम्युनिकेट करेगी। इसके अलावा भी और भी सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर हम लेटर यूज करते हैं, और ये सारे ड्राफ्टिंग के फॉर्म्स कब यूज किए जाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आई गेस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज नोटिंग एंड व्हाट इज ड्राफ्टिंग। तो इसका मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बनानी है, तो बेसिकली आपको ये बनाने को कहा जा रहा है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।